नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करेंगे भारत का संविधान और जानेंगे संविधान के बेसिस के बारे में। हम लोग धीरे धीरे पूरे संविधान को सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो आज हम संविधान का बेसिस पढ़ेंगे और फिर संविधान के हर एक भाग पर हम लोग सिस्टमेटिक रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे किनके टॉपिक को जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे हम लोग कि राज्य क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि सरकार क्या होता है, सरकार कितने रूप होते हैं, और लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, फिर लोकतांत्रिक शासन में कितने रूप हैं। हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम जानते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है। राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है। किसी क्षेत्र विशेष में सर्वोच्च शक्ति का नाम राज्य कहलाता है। राज्य एक संगठित समाज है। इस संगठित समाज द्वारा अपनी समस्याओं का निदान किया जाता है। और राज्य एक अमूर्त संकल्पना है। अमूर्त संकल्पना का आशय है कि हम इसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो राज्य यदि अमूर्त संकल्पना है तो राज्य का मूर्त रूप क्या है। तो राज्य का मूर्त रूप है, राज्य का मूर्त रूप होता है सरकार। राज्य का मूर्त रूप होता है क्या? सरकार। राज्य का कंक्रीट रूप होता है सरकार। और सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपने सुना भी होगा। कौन कौन सा है? कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसे सरकार के 3 अंग कहते हैं। अब हम, ये तो राज्य का मूल फीचर हुआ, लेकिन कब हम किसी राज्य को राज्य कहेंगे? तो किसी भी राज्य को राज्य कहने के लिए 4 फीचर का होना आवश्यक है। वो क्या क्या है? तो एक टेरिटरी हो, एक क्षेत्र हो। दूसरा, उस भूभाग पर रहने वाले लोग हो। तीसरा, एक सरकार हो, गवर्नमेंट हो। और सरकार कैसा हो? तो सरकार संप्रभु हो। जहां भी ये 4 विशेषता पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे राज्य कहेंगे हम लोग। तो राज्य के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। क्या क्या? एक निश्चित भूभाग हो, भूभाग पर लोग रह रहे हो, उसके साथ साथ सरकार हो। और सरकार कैसी हो? तो सरकार संप्रभु हो, सॉवरेन हो। और इस आधार पर भारत को एक राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि भारत का कुछ निश्चित भूभाग है, भारत की निश्चित आबादी है, यहाँ सरकार है और सरकार कैसा है? संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है निर्णय लेने की आजादी। अब यहां पर कई बार आपको कहा जाए कि भारत एक स्टेट है। भारत एक स्टेट है मतलब भारत के पास ये 4 फीचर मौजूद है। ठीक है, अब अभी आपको बताएं कि राज्य का मूल रूप क्या है? सरकार है। और सरकार कितने प्रकार के होते हैं? तो सरकार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तथा नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य क्या होता है, या लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है। तो यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का या हमारे पूरे संविधान का उद्देश्य दिया हुआ है। जैसे आप पढ़ेंगे कि लोकतंत्र का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, यही लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी तथा फ्रेटर्निटी। लोकतंत्र इसी को स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार कहते किसके हैं। लोकतांत्रिक सरकार के लिए इन सब
बातों का होना अनिवार्य है। क्या क्या बातें? तो लोकतांत्रिक सरकार जनता की सहमति पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की सहमति पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति का एक समान महत्व होता है, अर्थात लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत का कंसेप्ट होता है। इसके अलावा लोकतंत्र में जो शासन होता है वह प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। अब इनको समझिएगा। प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ कि हम लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। लोकतंत्र को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र को एक डिवीजन और है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन के कार्यों में सीधे भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। तो वर्तमान में दुनिया में जितना भी लोकतांत्रिक देश है, लगभग सभी देशों में प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन प्रणाली पाया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है तथा लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था न होकर वहां बहुदलीय व्यवस्था होती है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि जहां अनेक पार्टी हो और जीतने की संभावना भी अनेक पार्टी की हो, उसे कहते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। अब समझिए कि लोकतंत्र का सामाजिक रूप से क्या मायने हैं, लोकतंत्र का आर्थिक रूप से क्या मायने हैं। चलिए समझते हैं कि लोकतंत्र का सामाजिक रूप से क्या मायने हैं और लोकतंत्र का आर्थिक रूप से क्या मायने हैं। तो सामाजिक रूप से लोकतंत्र, सामाजिक रूप से लोकतंत्र, सामाजिक रूप से लोकतंत्र का आशय है कि जहां जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। लोकतंत्र का सामाजिक से मायने हैं कि जहां जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव न हो। लोकतंत्र का सामाजिक से मायने यह भी है कि समाज में बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण न किया जाता हो। और लोकतंत्र का सामाजिक रूप से एक मायने यह भी है कि पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण न किया जाता हो, या फिर पुरुषों का महिलाओं पर आधिपत्य न हो, या इसको और सरल भाषा में कह सकते हैं कि जहां लैंगिक समानता हो, जहां लैंगिक समानता हो। तो ये सब बिंदु है जिससे अगर जहां मौजूद है तो कहें कि वहां सामाजिक रूप से क्या है, लोकतंत्र है। यदि हम आर्थिक रूप से लोकतंत्र का मायने देखें, आर्थिक रूप से लोकतंत्र का मायने देखें तो आर्थिक रूप से लोकतंत्र का मतलब है कि समाज में मुट्ठी भर लोगों द्वारा, समाज के मुट्ठी भर लोगों के पास संसाधनों का संकेंद्रीकरण न हो। समाज के मुट्ठी भर लोगों के पास संसाधनों का एकत्रण न हो। इसके अलावा सभी व्यक्ति को रोजगार का समान अवसर प्राप्त हो, सभी को रोजगार, आर्थिक प्रणाली का न्यूनतम सुविधा प्राप्त हो। तो सभी को रोजगार, आर्थिक प्रणाली आदि
में न्यूनतम भागीदारी कम से कम हो और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाता हो। जो समाज के वंचित वर्ग हैं, कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाता हो। जहां ये सब चीज मौजूद है वहां कहेंगे कि क्या, वहां लोकतंत्र, आर्थिक रूप से लोकतंत्र मौजूद है। ऐसा ही हम व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र दे सकते हैं कि यदि आपके पास व्यक्तिगत चॉइस है किसी भी चीज को चॉइस करने का, जैसे मान लीजिए आप तैयारी करना चाहते हैं आईएएस का, यदि समाज ने या परिवार ने आपको दबाव देकर आपको आईएएस की तैयारी शुरू करवाया है तो आपके परिवार में लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल चॉइस, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, लोकतंत्र के सैकड़ों आयाम हैं। हम लोग अपने राज्य व्यवस्था खंड पर फोकस करते हैं तो हम लोग अभी देखे हैं सामाजिक रूप से लोकतंत्र का मतलब और आर्थिक रूप से लोकतंत्र का मतलब। अब समझते हैं कि ये गैर लोकतांत्रिक शासन होता क्या है। गैर लोकतांत्रिक शासन कहते हैं उसे कि जहां शासन शक्ति तथा बल द्वारा संचालित हो, जहां शासन शक्ति एवं बल के द्वारा संचालित हो, उसे हम क्या कहेंगे, गैर लोकतांत्रिक सरकार। इसे अधिनायकवादी सरकार भी कहते हैं, अधिनायकवादी सरकार। इसमें शासन के शक्ति की बात होती है, इसमें शासन के शक्ति की बात होती है, न कि जनता के अधिकार की। और इसमें जनता को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि जैसे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें जनता को बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि राज्य का मूल विशेषता क्या है, राज्य कहते किसको है। फिर राज्य का मूल रूप होता है सरकार। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। फिर देखें कि सरकार का 2 रूप कौन कौन सा है। एक तो लोकतांत्रिक सरकार है, एक गैर लोकतांत्रिक सरकार है। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है। फिर हम देखें सामाजिक रूप से लोकतंत्र क्या मायने हैं। फिर हमने देखा कि आर्थिक रूप से लोकतंत्र क्या मायने हैं। फिर अभी हम देखें कि गैर लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि लोकतांत्रिक शासन कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे ताकि आपको चीजें धीरे धीरे आसानी से समझ में आते रहे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।